Ecoholics. In this video, we'll be continuing what we have started earlier. We were studying the situation of Indian economy on the eve of इंडिपेंडेंस. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंडर थी, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी, उसमें पर्टिकुलर सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर को टारगेट करके उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में. बट इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो. तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स. ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंडर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन थी जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था. ओके, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वन बाय वन. सबसे पहला फीचर, वी हैड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. हम किसी भी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट तब बोलेंगे जब वो इकोनॉमी में बहुत कम ग्रोथ होगा, लिटिल और नो ग्रोथ. तो जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्टैग्नेंट थी, मतलब हमारा ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम था, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी. हमारी इकोनॉमी में पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, ग्रोथ वॉज नो और नेक्स्ट वेरी नियर टू नो ग्रोथ. उसके बाद फैमाइंस और फ्लड्स और नेचुरल कैलामिटीज़ और डिसीजेस ये बहुत ज़्यादा थे हमारी इकोनॉमी में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो फर्स्ट थिंग जो हमें इसके अंडर याद रखनी है कि हमारा इकोनॉमी वॉज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज सच इकोनॉमी जिसमें बहुत कम ग्रोथ और नो ग्रोथ होता है. दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर्टी थी और जो ग्रोथ था वो तो नेक्स्ट टू ज़ीरो था. उसके बाद जो फैमाइंस और पावर्टी बहुत ज़्यादा थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में. नेक्स्ट थिंग, हमारी इकोनॉमी वॉज नोन एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी तब बोलेंगे जब उसका जो पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब पर कैपिटा इनकम मीनिंग जो एक इंसान की इनकम होती है वो बहुत कम होती है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इनकम बहुत ज़्यादा कम थी. नियर टू, आई रिमेंबर इट वॉज approximately ₹230 per head. That was the state of income at that point of time. So income बहुत लो थी, unemployment बहुत ज़्यादा था at that point of time. द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ पॉपुलेशन था, उनके पास खाने को सफिशिएंट फूड नहीं था. क्लोथिंग वॉज वेरी पुअर, रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो शेल्टर वॉज ऑल्सो वेरी पुअर. सो दीज ऑल वर द फीचर्स ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी जो इंडिया में थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो वेरी हाई. तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. लेकिन एक इकोनॉमी बैकवर्ड तब होती है जब जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एडुकेशन, हेल्थ, जिस इकोनॉमी में बहुत कम होता है. इलिटरेसी बहुत हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है. दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी. तो so the per capita income at that point of time was ₹230. Now the third point of our consideration is agricultural backwardness. At that point of time 70% of our total population was involved in agriculture. 72% की जो हमारी population थी, total population, वो सिर्फ agricultural related activities कर रही थी. तभी भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था और जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, दैट वाज वेरी लो. सो अभी ये जो है 72% से कम होकर 60% हो गई है अप्रॉक्सीमेटली. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर और द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो कम ज़रूर हुआ है अभी के स्टेट में. अभी शायद 60% हो गई है, but at that point of time 72% of our total population was involved in agricultural related activities. लेकिन तभी भी at
so much population being involved in this sector, we still did not have great contribution of agricultural sector in our total GDP. खाने के लिए we were having limited food grains, just subsistence food grains we used to have. सिर्फ जीने खाने के लिए जो food grains की ज़रूरत होती है, only that was also very difficult for such a large population to be covered, वो भी बहुत कम था. So that was the agricultural backwardness. इतनी ज़्यादा population होने के बाद भी we were not having enough food grains to feed our entire country. That is the third point. That is the point of agricultural backwardness. So the fourth point of our consideration is our industrial backwardness. So इसमें क्या था, जो इंडस्ट्री थी हमारी इकोनॉमी में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी और जो छोटे छोटे कॉटेजेस इंडस्ट्री थी, वो ऑलमोस्ट रुइन हो गई थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन द ब्रिटिशर्स हैड डन अपॉन आवर कंट्री. उसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी. उसके बाद जो मशीन्स थी हमारे पास, जितनी भी जैसी भी मशीन्स थी, उससे भी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था. तो क्या हो रहा था कि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी हमारे पास वो एकदम ही ख़त्म हो गई थी. प्रोडक्शन जो कि बची कुछ मशीन से हमारे पास आता था वो भी बहुत ज़्यादा कम था. उसके बाद जो भी छोटा मोटा कैपिटल गुड हमें चाहिए होता था वो हम इंपोर्ट करते थे फ्रॉम ब्रिटेन. सो ये हालत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. सो एग्रीकल्चरल backwardness or industrial backwardness, I hope it is clear. Next thing is rampant poverty. So under the rampant poverty, as the name suggests, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ही गरीबी थी. ओके और इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि दो लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था. ओके सो द 2 square meal of the day which is very necessary, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे at that point of time. सो इतनी ज़्यादा पावर्टी थी उस टाइम पे. उसके बाद ड्यू टू बहुत सारी कंटिन्यूएशन में इंसिडेंसेस हुए थे. फॉर एग्जांपल हम लोग की जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो बिल्कुल ही एकदम ख़राब हो गई थी. दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी थी हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम पावर्टी को इरेडिकेट भी नहीं कर पाए. सो पावर्टी मतलब कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी. हम 2 स्क्वायर का मील भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो कि बहुत अच्छी थी, इट वॉज़ वेल नोन फॉर द क्वालिटी एंड द मटीरियल एंड द वैरायटी विच वी यूज टू पुट इन. सो वो सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो गई थी. उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी विच इवेंचुअली लेड टू पावर्टी. द नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग व्हाट, वी ऑलवेज यूज दिस टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पढ़ना है तो हमारे लिए स्कूल ज़रूरी है, अगर हमें चलना है तो हमारे लिए रोडें ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए हॉस्पिटल ज़रूरी है. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, पावर जनरेशन प्लांट. सो ये सारी चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास पक्के सड़क भी नहीं थे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर जनरेशन प्लांट भी नहीं था. ओके सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारी इकोनॉमी के अंडर, जैसे रेलवेज भी बहुत बुरी कंडीशन में थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का इट वाज वेरी पुअर. सो ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी में उतना जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पाया. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए पावर जनरेशन प्लांट चाहिए. अगर रोड में चलना है तो वी नीड पक्का सड़क to walk in. So all these things come under infrastructure only. So that is the meaning of infrastructure. We were heavily dependent on imports. Imports क्या होता है, अगर हम इंडिया एक कंट्री है, ओके अगर हम बाहर से किसी फॉरेन देश से कोई गुड को मंगाते हैं तो उसका मतलब होता है हम उस गुड को इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम किसी बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट्स. तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो डिफेंस गुड्स थे, डिफेंस गुड्स में क्या आता है, जो गन्स, एम्यूनिशंस और ये सारी चीज़ें थी, हमने बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज से मंगवाई थी. मतलब हमारी कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी कि वो अपनी
बेसिक नेसेसिटीज़ को ही पूरा कर पाए। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने इन सारे पॉइंट्स में क्या पढ़ा, हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं थे। तो अगर हम खाने में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे तो डिफेंस एम्यूनिशंस इसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो इसे भी हमने बाहर से इम्पोर्ट्स करवाया। और क्या था, जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, सुइंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें भी हमने इम्पोर्ट करवाई थी इन आर इकोनॉमी। सो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इम्पोर्ट्स में, कि कोई बाहर का गुड हमारी इकोनॉमी में आ रहा था। ओके, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, इसीलिए तो हम लोग बाहर के गुड्स अपनी कंट्री में मंगवाते हैं। सो दिस इज़ आवर 7th पॉइंट, कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे ऑन इम्पोर्ट्स, क्योंकि डिफेंस गुड्स भी हमने मंगवाए थे, बेसिक गुड्स फॉर एग्जाम्पल सुइंग मशीन्स, ये सारी भी चीज़ें हमने इम्पोर्ट ही करवाई थी। सो वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। एंड वन मोर पॉइंट, मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज़ होती थी उनको भी हमने इंपोर्ट ही करवाई थी, क्योंकि हमारे पास नहीं था, तभी तो हमारी इंडस्ट्री बैकवर्ड थी, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग इनफ मशीन्स। सो क्या था, ये सारी चीज़ें को भी हमने इंपोर्ट करवाया था। सो वी वर हैविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। द 8th पॉइंट इज आवर लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सो अंडर दिस अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन जगह मीनिंग शहर। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 14% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन ही, इतने ही लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहते थे। बाकी जो 86% ऑफ आवर पॉपुलेशन थी वो कहाँ रहती थी, विलेजेस और रूरल एरियाज। सो इट इज़ वेरी कॉमन कि रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस रहता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती टू ग्रो। तो वहाँ पे क्या हुआ, 14% ऑफ जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरिया में ही थी, सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन, एंड रेस्ट पूरा 86% विलेजेस में रहते थे, ड्यू टू विच उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई। जो अगर गवर्नमेंट कुछ करना भी चाह रही थी तो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी चीज़ें। सो दैट इज़ वाई ये सब मिला के वो उनकी पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती गई, वो और ज़्यादा पुअर होते गए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कि बहुत ही कम अर्बनाइजेशन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और 9th पॉइंट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। जिस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है किसी अथॉरिटी का, दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज अ फ्यूडल इकोनॉमी, जहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो आपको परमिशंस और ऑब्लिगेशंस और कंट्रोल, रेगुलेशंस, गाइडेंस, इन सब की ज़रूरत होती है। मतलब आप जाके सिर्फ कर नहीं सकते। दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज अ फ्यूडल इकोनॉमी, जिसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस से आप बाउंडेड होते हैं। ओके, दैट इज़ योर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सो हमारी इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली फ्यूडल भी नहीं थी और कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक भी नहीं थी। इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है, दे हैव द फ्रीडम टू कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ और वट एवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे वॉन्ट टू डू, दे कैरी आउट विदाउट एनी हिंडरेंसेस। तो ना हम वो कर सकते थे, ना हम कैपिटलिज्म की तरफ थे, ना हम फ्यूडलिज्म की तरफ थे। हम वी वर द मिक्स ऑफ बोथ। सो इन शॉर्ट हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस आ गई थी, क्योंकि कंट्रोल एंड रेगुलेशंस भी नहीं था। नीदर यू वर अलाउड टू डू वट एवर यू वॉन्टेड टू डू। सो दैट इज़ वाई ऑल दिस थिंग्स लेड टू बैकवर्डनेस ऑल्सो। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आवर लास्ट पॉइंट इज colonial economy. colonial economy अंडर दिस हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, एज वी ऑल नो कि वो एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उसमें क्या था, हमारी जो इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो हमारी इकोनॉमी में इसीलिए इतनी बैकवर्डनेस आ गई थी कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी हम प्रोडक्शन करते थे, उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगता था कि पीपल उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। ना कोई प्रोडक्शन करता था क्योंकि कोई खरीद ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। तो लोग क्या करते थे, दे शिफ्टेड टूवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ओके, तो हमारी जो इंडियन गुड्स के लिए जो मार्केट एक्सेस हुआ था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि हम लोग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंडर थे। सो द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड आवर इकोनॉमी टू एट एन एक्सटेंट कि उसमें it led to such things, poverty, unemployment, backwardness and what not,
we were not able to afford the basic necessities of life. So colonial exploitation, we were a colonial economy, जिसमें हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था that was only for the benefit of Britishers. हमारी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल was also exported to their country for their use, and these government, the British government had put a lot of tax on our products so that जो हमारी इकोनॉमी के लोग हैं वो ब्रिटिश गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाए. सो जो सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी जो हमारे इंडिया में पाई जाती थी, दैट वाज आल्सो एक्सट्रैक्टेड, एक्सप्लॉइटेड, एंड दीज थिंग्स वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर डेवलपमेंट, एंड वी वर लेफ्ट विथ वेरी बेयर मिनिमम. ओके, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें थी वो ड्रेन हो गई थी एंड इट ऑल वेंट टू देयर कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट. ऑल्सो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी दैट वाज ऑल्सो वेरी वेरी बैडली टार्निश्ड. उसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी कंट्री इतनी फेमस थी फॉर द वैरायटी एंड क्वालिटी दैट वी यूज टू गिव एज इंडियंस ऑन दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दैट वाज ऑल्सो वेरी बैडली एक्सप्लॉइटेड. सो अंडर कॉलोनियल इकोनॉमी रॉ मटेरियल्स जो था हमारी कंट्री का वो सारे के सारे एक्सपोर्ट कर दिए गए थे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी टू द ब्रिटिश कंट्री, सो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जो हमारी इंडिया में उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो भी ब्रिटिशर्स ले गए थे. उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से टार्निश हो गई थी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था. उसके बाद जो हम इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था. उसके कारण क्या हुआ, कोई प्रोडक्शन करता ही नहीं था क्योंकि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था उसको. तो जो ब्रिटिश गुड्स थे हमने वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस डीमोटिवेटेड इंडियन प्रोड्यूसर्स and it led to our overall backwardness or our Indian economy at that point of time. So these were all the 10 features. We learned very different points under these headings, and this was exactly the status of Indian economy on the eve of independence. I hope you liked this video. If you like this video, please like, share and comment to our channel Ecoholics. Thank you.